नमस्कार बच्चों, मैं आपका टीचर एस सौरभ राय। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर, जहाँ पे हम लोग लास्ट क्लास में छोड़े थे। ठीक, तो अब जैसे लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, इसका ड्यूअल नेचर होता है। ठीक है, ये वेव नेचर भी शो करता है और ये पार्टिकल नेचर भी शो करता है। ये वेव भी है और ये पार्टिकल भी है। ठीक है, तो अब वेव जो है, अकॉर्डिंग टू ये वेव वाली थ्योरी जो थी वो मैक्सवेल ने दी थी। अब पार्टिकल वाली थ्योरी जो थी वो जेम्स प्लैंक ने दी थी। ठीक, तो अब आपका पार्टिकल जो है, आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो एट अ टाइम वो कौन सा बिहेवियर शो करेगा, इसका जो एक्सप्लेनेशन था वो आइंस्टाइन ने दिया था। ठीक है, उन्होंने बोला था कि एट ए टाइम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो वेव नेचर शो करेगा या पार्टिकल नेचर शो करेगा, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो किससे इंटरेक्ट कर रहा है। अगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी दूसरे रेडिएशन से इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो अपना वेव नेचर शो करता है, वहाँ पे इंटरफेरेंस होता है, वहाँ डिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी मैटर के साथ या किसी पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर वो अपना पार्टिकल नेचर शो करता है। ठीक, मतलब वहाँ पे वो जो अपनी एनर्जी है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में ट्रांसफ़र नहीं करेगा, वो डिस्क्रीट फॉर्म में ट्रांसफ़र करता है। ठीक, तो अभी इसके आगे हम लोग ज़्यादातर अपना फोकस जो उसका पार्टिकल नेचर है उस पर रखेंगे। उसमें जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं उन पे प्रैक्टिस करेंगे, उनको याद करेंगे, उनको यूज़ कैसे करना है उस पर ध्यान देंगे। ठीक, अब हमने फॉर्मूले क्या क्या पढ़े थे। हमने पढ़ा था कि जो पार्टिकल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है वो वेव नेचर उसका जो पार्टिकल नेचर होता है उसमें बताया गया कि वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है और उन पार्टिकल्स में क्या भरी होती है, एनर्जी भरी होती है। ठीक, अगर उसमें और एक पर्टिकुलर रेडिएशन जिसकी एक फिक्स वेवलेंथ है, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी है, उसमें जो एनर्जी कंटेंट है वो फिक्स होता है। ठीक, कितना होता है और वो कैसे निकालते हैं हम लोग, एनर्जी ऑफ वन फोटोन हम लोग निकाले थे एक फार्मूले से कि वो डिपेंड करता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फ्रीक्वेंसी के, और उसका फार्मूला होता है E = h न्यू। लेकिन हमको पता है कि न्यू जो होता है वो बराबर होता है c/λ के। तो हम लोग अपना वेव मतलब अगर आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दिया गया, वेवलेंथ दिया गया है, तो हम लोग ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन के दो फार्मूले हैं, E = h न्यू या E = hc/λ। ठीक, और यहाँ पे जो हमारा एनर्जी आता है वो जूल में आता है। ठीक है, उसकी यूनिट आती है वो जूल आती है। ठीक, अगर आपको n फोटॉन्स ने टोटल एनर्जी कितनी ट्रांसफ़र की है वो निकालना है, तो आप जितने फोटॉन हैं, ठीक है, उसमें एक फोटॉन की एनर्जी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको टोटल एनर्जी का ट्रांसफ़र मिल जाएगा। तो आपको जो टोटल एनर्जी ट्रांसफ़र है वो बराबर होगी NH न्यू के या NHc/λ के। ठीक, एक और हम लोग कन्वर्जन पढ़े थे। अगर आपको मान लीजिए कि एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना पड़ जाए, या जूल में दिया हो उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है उसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ जाए, तो हम लोग ये कन्वर्जन यूज करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट = 1.6 × 10⁻19 जूल, या उसको किलो जूल में करना है तो वो 96 किलो जूल पर मोल। ठीक, तो उस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं आज। क्वेश्चंस क्या है, पहला है कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन हैविंग फ्रीक्वेंसी 2 × 10⁻15 हर्ट्ज। तो यहाँ देखिए बच्चों, फ्रीक्वेंसी दिया गया है, तो फ्रीक्वेंसी दिया है तो फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, E = h न्यू। ठीक है, h की वैल्यू कितनी है, 6.636 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। h की वैल्यू कितनी है, न्यू की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻15 हर्ट्ज की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं सेकेंड इनवर्स। ठीक, तो सेकेंड की पावर 1, सेकेंड की पावर -1 कैंसिल। ठीक है, सिर्फ क्या बचा हमारे पास, जूल। अब क्या हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 × 6 = 12। ठीक है, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 7, 2 × 6 = 12, 2 × 6 = 12 और ये 13।
13.272 और ये 10 की पावर -34 है और ये 10 की पावर 15 है, तो -34 + 15 ये कितना आएगा 14 - 5 9 2 - 1 1 तो -19 10 की पावर -19 जूल, ये जूल है, जूल जे। ठीक, अब इसको अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 13.272 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो ये जूल है, नीचे हो गया जूल पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊपर चला जाएगा, जूल से जूल कैंसिल। ठीक है, 10⁻⁻90 से 10⁻⁻19 कैंसिल, और इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जितना आएगा उतना ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा ये। ठीक, वेरी गुड। तो अब ये तो हमारा नॉर्मल तरीका हो गया। अब हम लोग कुछ शॉर्टकट यूज़ करते हैं फॉर कैलकुलेशन। ठीक है, जैसे ये, और ये खास करके वो लैम्डा वाले फार्मूले में यूज करते हैं हम लोग कि ई हमने लिख रखा है E = hc/λ। hc/λ में h भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है। h की वैल्यू कितनी है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक, c की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मान लीजिए लैम्डा की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में दी गई है, तो लैम्डा इंटू 10⁻10 मीटर। ठीक, अब इसको अगर आप पूरा सॉल्व करेंगे ना, आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो अंत में आएगा 1.934 इंटू 10⁻15 डिवाइडेड बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम जूल, ये आ जाता है। ठीक, अगर इसी को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो उसको डिवाइड करेंगे किससे, ये जूल में था तो डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10⁻19 जूल पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। ठीक, तो जूल से जूल कैंसिल हो गया, अंत में क्या बचता है आपके पास, इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे तो 12400 अपॉन लैम्डा, और ये लैम्डा जो है वो एंगस्ट्रॉम वाली लेंगे। ठीक, और ये पूरी एनर्जी की यूनिट आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारा जितना भी कैलकुलेशन होगा उसमें अधिकतर हमको जो ज़रूरत होगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ही होगी, तो हम लोग इस फॉर्मूले को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, E = 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन हैविंग वेवलेंथ 4100 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 1 मोल का आपको निकालना है एनर्जी। ठीक, तो अभी क्या है कि हमें फॉर्मूला पता है E = hc/λ, तो hc/λ में अगर आप जूल में निकालेंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 1.9 इंटू 10⁻15 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम इंटू ये जूल हो गया। ठीक, अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लोग लगा सकते हैं 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एंगस्ट्रॉम में दिया ही है तो हम लोग यहाँ पे सीधा वैल्यू लिख रख दिए 12400 अपॉन 4100 एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा कितना 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आया है पर फोटॉन, ये 1 फोटॉन के लिए। ठीक, अगर आपको 1 मोल के लिए निकालना है तो हमको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है 96 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो अगर आप उसको पर मोल में निकालना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप पर मोल में निकालना चाहते हैं तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे 96 से। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 288 किलो जूल पर मोल। या अगर आपको ये चीज़ नहीं क्लियर हो रही है तो आप इसको यहीं पर मल्टीप्लाई कर सकते थे किससे, नंबर ऑफ मोल से। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल की वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक, नेक्स्ट है ये क्वेश्चन आप देखिए। ठीक है, देख के आप इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर मैं आप मेरा सॉल्यूशन देखिए। तो पहले आप वीडियो पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए और मैं फिर इसको जा रहा हूँ सॉल्व करने। ठीक है, मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आशा करता हूँ आप इसको वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लिए होंगे। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स हैविंग वेवलेंथ दिस विच आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एनर्जी दिस। ठीक है,
तो अब देखिए हमारे पास क्या है कि ई टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, ई एन एच सी बाई लैम्डा, ठीक है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट कि हम लोग इसको लिख सकते हैं ई टी इक्वल टू एन इंटू 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, और ये किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। वैल्यू रखते हैं, इसका वैल्यू रखते हैं, ई टी कितना चाहिए हमको, 2 × 10⁵ जूल, एन हमको पता करना है, मल्टीप्लाइड बाई 12400, लैम्डा एंगस्ट्रॉम में चाहिए, दिया है नैनोमीटर में, तो हमको पता है 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 10 एंगस्ट्रॉम, तो 300 नैनोमीटर में कितना एंगस्ट्रॉम आएगा, 3000, ठीक। अब क्योंकि यहाँ पर तो जो हम लोग एनर्जी निकाल रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है, लेकिन लेफ्ट साइड वाला जूल में दिया हुआ है, तो इसको हमको जूल में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाइड बाई 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, ठीक। तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया, एन इसमें वेरिएबल है, आप इसको डिवाइड करके निकाल सकते हैं, ठीक। आप इसको निकालिएगा, कैलकुलेशन करिएगा, ठीक। जैसे मैं थोड़ा सा कर देता हूँ अपनी तरफ से, ये हो गया 3 और ये हो कितना 3 × 4 = 12, ठीक है, 3 × 1 = 3, 41.33, और इसको आप 10 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4.133, ठीक। तो आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो n इक्वल टू हो जाएगा 2 × 10⁵ अपॉन 4.133 इंटू 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। -19 ऊपर जाएगा, +19 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, कितना 10⁻24, ठीक। तो आप इसको आगे सॉल्व कर लीजिएगा, यह जाएगा 2/4.133 इंटू 1.6 इंटू 10⁻24 फोटॉन्स, ठीक। अगला है कैलकुलेट रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन हैविंग वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम एंड 4000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो पहले का निकालते हैं E1, ठीक है, E1 निकालते हैं, E1 कितना आ जाएगा, 12400 अपॉन 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। E2 निकालते हैं, E2 कितना हो जाएगा, 12400 अपॉन 4000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। दोनों का रेशियो लेते हैं तो 1240 से 1240 कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो गया, 2000 4000 ऊपर चला जाएगा तो 4000 अपॉन 2000, ये कितना आ जाएगा, 2/1, ठीक है। जितने रेशियो वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें आपको शुरुआत में कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म्स ऐसी होती हैं जो कैंसिल होने वाली होती हैं, तो आप सिंपल फॉर्मूला लिखिए और उनका रेशियो ले लीजिए, जो कट गया वो कट गया, जो बच गया उसका कैलकुलेशन करिए, ठीक। नेक्स्ट है कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड हैविंग वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम बाई अ बल्ब 60 वाट, ठीक। अब ये टर्म यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, वाट, जो हमारा बल्ब की रेटिंग होती है उसमें लिखा होता है 100 वाट, 10 वाट, 20 वाट, ये सब, ठीक है। तो वो उसकी पावर की रेटिंग होती है, पावर की, ठीक है। पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक। तो एनर्जी जो होगी वो क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम, क्लियर। तो अभी हमारे पास कितना है, 60 वाट का बल्ब है, ठीक है। एनर्जी हमको कितना चाहिए, पर सेकेंड, ठीक। तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, 60 × 1, और ये कितना आ जाएगा, 60 जूल, ठीक है। बस ध्यान रखना है कि यहाँ जो पावर है वो वाट में लेंगे, टाइम जो है वो सेकंड में लेंगे, और एनर्जी जो आएगा वो जूल में आएगा, ठीक। तो हमारे पास टोटल एनर्जी कितना है, 60 जूल, ठीक है। वेवलेंथ कितनी है, 2000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और हमें नंबर ऑफ फोटोन लगाना है, तो ई टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, NHc बाई लैम्डा, तो ई टी कितना है, 60 जूल, n निकालना है, और इसके SC बाई लैम्डा को हम लोग सिंप्लीफाई कर दिए थे किसमें, 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, कितना दे रखा है, 2000। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, लेकिन हमारा टोटल एनर्जी किस में दे रखा है, जूल में,
तो हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना होगा। ये कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, सॉल्व कर देंगे, हमको n की वैल्यू मिल जाएगी। आया समझ में? इसको आप सॉल्व करिएगा। तो हमको मेनली जैसे वॉट में भी अगर पावर भी दे रखा है तो वहाँ पे भी हमको एनर्जी निकालना है। अब जैसे इस थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट करते हैं इसको। यहाँ पे है कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाई अ बल्ब ऑफ 100 वाट हैविंग इफिशियंसी 80% इन 10 मिनट्स। ठीक है, बाई एंड वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इतना दे रखा है। ठीक, तो सबसे पहला काम तो हमको एनर्जी निकालना है। एनर्जी इज इक्वल टू क्या है? पावर इनटू टाइम। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो उसका बल्ब है जितना उसका रेटिंग है उस रेटिंग के इक्विवेलेंट वो एनर्जी नहीं दे रहा है, उसमें लॉस भी हो रहा है। ठीक है, उसकी इफिशियंसी दे रखा है 80%, मतलब 20% एनर्जी लॉस हो जा रही। ठीक, तो एक्चुअल एनर्जी कितना ट्रांसफ़र हो रहा है? 80/100। तो पावर है आपका कितना? 100 वाट। टाइम कितना है? 10 इंटू 60 सेकेंड। रेटिंग कितनी है? 80। यस, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया आपका? 600 इंटू 80। तो 600 इंटू 80, तो 8 6 जा 48, तो हो जाएगा 4800 जूल। आपको 4800 जूल नहीं, सॉरी, ठीक है, ये कितना है आपका? 600 इंटू 80, तो 8 6 जा 48, तो कितना आया आपका? 30, तो 48,000 जूल आ गया आपका। या इसको मैं लिख सकता हूँ 48 किलो जूल, ऐसे। ठीक, अब मेरा फार्मूला है क्या? ई टी इक्वल टू एन इंटू 124, सॉरी, ये आ गया 12 HC बाई लैम्डा। ठीक है, ई टी हमारा कितना है? 48 किलो जूल। एन हमको पता करना है, HC की वैल्यू कितनी है? 12400 अपॉन लैम्डा कितना लिया गया? 310 नैनोमीटर। एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करें कितना हो जाएगा? 310 एंगस्ट्रॉम। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, लेकिन हमारा लेफ्ट साइड में यूनिट है किलो जूल, तो हमको किलो जूल वाला लेना है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाएगा? ये 96 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा, हमको क्या मिल जाएगा? एन की वैल्यू। क्लियर? वेरी गुड। तो हमको मेन यही फॉर्मूला यूज़ करना है, HC बाई लैम्डा, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है इसका। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक हमको ये टर्म यूज होता है, हालांकि इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस चैप्टर में इसका यूज है। वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास सोडियम का एटम है, गैसियस एटम। ठीक है, इसमें से हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है और हमको बनाना है सोडियम का गैसियस कैटायन। तो अगर आपको पुराना कुछ याद हो तो मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहा होता है, और रिवॉल्व इसलिए कर रहा होता है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होता है, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के प्यार में उसके किनारे किनारे घूमता रहता है। ठीक, लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर ले जाना है तो कोई भी ऐसे दो स्पीसीज जिनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, उनको अगर एक दूसरे से दूर करना है आपको, तो आपको बाहर से एनर्जी देनी ही पड़ेगी। ठीक है, अब वो एनर्जी अलग अलग स्पीसीज के लिए अलग अलग हो सकती है। फिलहाल के लिए तो हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर ले जाना है, इतना दूर ले जाना है कि न्यूक्लियस का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं रहे। ठीक है, तो उस प्रोसेस में लगने वाली एनर्जी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन टू इन्फिनिटी फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, जैसे मान लीजिए कई सारे शेल हैं आपके पास, तो उसमें जो बाहर वाला सबसे इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने में जितनी एनर्जी लगेगी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक, और वो जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो भी हम लोग सप्लाई कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। ठीक, तो उस पर देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट इज 288 किलो जूल पर मोल, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन रिक्वायर्ड टू आयोनाइज द एलिमेंट। ठीक है, फिर से आपको टोटल एनर्जी दे दिया और आपको वेवलेंथ पूछा जा रहा है। ठीक, तो ई टी इक्वल टू क्या हो गया आपका?
ना, ईटी नहीं है यहाँ, तो एक ही फोटोन चाहिए हमको। तो ई इक्वल टू क्या हो गया आपको, ये हो गया एच सी बाई लैम्डा, कितना दे रखा है 288 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और ये एच सी बाई लैम्डा हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर दिया है किस टर्म में, ये हो गया कितना आपका 12400, ठीक है, लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, ठीक। अब लिखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, और लेफ्ट साइड वाली एनर्जी किस में दे रखी है, किलो जूल में। तो हम लोग कौन सा वैल्यू रखेंगे, 90, कौन सा कन्वर्जन करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 96 किलो जूल पर मोल, ऐसे, ठीक है। तो पर मोल से पर मोल कैंसिल हो गया, किलो जूल से किलो जूल कैंसिल हो गया, लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 12400 अपॉन 288, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 96, ठीक। अब इसको पूरा सॉल्व कर देंगे, आपको वेवलेंथ मिल जाएगा किसमें, एंगस्ट्रॉम में। वेरी गुड। नेक्स्ट ये था हमारा क्या कहते हैं कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की ज़रूरत ही क्यों पड़ी थी, हम लोगों ने पढ़ा था कि दो कॉन्सेप्ट ऐसे थे जिसको वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। पहला था ब्लैक बॉडी रेडिएशन और दूसरा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है बच्चों कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई मेटल है, ठीक है, उसके सरफेस पर अगर आप एक स्पेसिफिक वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन गिराएं और उसके सरफेस में से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होके बाहर निकल आए, ठीक है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस बाय इम्पोजिशन ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। तो उस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। देखिए नीचे डेफिनेशन लिखा है यहाँ पे, व्हेन सर्टेन मेटल्स फॉर एग्जांपल पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम वर एक्सपोज टू बीम ऑफ लाइट, इलेक्ट्रॉन्स वर इजेक्टेड, ठीक है। तो इस इफेक्ट को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक। तो अब यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट ही क्यों लिखे गए, उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि रीज़न ये है कि अब सरफेस पे से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं और उसके लिए हमको चाहिए एनर्जी। तो जाहिर सी बात है कि ये एनर्जी वही एनर्जी है जो अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, कि एटम में से इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल रहे हैं और उसको निकालने के लिए हम लोग कुछ एनर्जी दे रहे हैं। तो ये एनर्जी जो होती है वो अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग होती है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा होती है, किसी के लिए बहुत कम होती है, ठीक। तो ज़्यादा आसान सरफेस पे से इलेक्ट्रॉन निकालना उस एलिमेंट से होता है जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। तो पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम वो एलिमेंट हैं जिसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, ठीक है। और ये थोड़े एनर्जी वाले रेडिएशन से ही इनके सरफेस पर से इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है, ठीक। तो अब उसके लिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, ठीक। एक्सपेरिमेंट ये है कि हमारे पास एक ट्यूब लिया गया, ट्यूब के दोनों तरफ हमने अपने इलेक्ट्रोड जोड़ दिए, ठीक। और कैथोड पे हमने लगा दिया मेटल सरफेस, ठीक। यहाँ पे हमने लगा दिया एमीटर और ये बैटरी। तो जब इसके ऊपर आप लाइट नहीं डाल रहे होंगे, तो ये सर्किट ओपन है ना, दोनों जगह दो इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है, सर्किट ओपन है, वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही है, एमीटर पे कोई रीडिंग नहीं आ रही होगी। लेकिन अगर आप उसके ऊपर एक सर्टेन वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन डालते हैं, ठीक है, ऐसी वेवलेंथ जिसकी एनर्जी कम से कम एनर्जी इतनी हो कि वो सरफेस पे से इलेक्ट्रॉन निकाल सके, तो जैसे ही वो सरफेस पे गिरेगी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, और बाहर निकलेंगे मूव करेंगे किसकी तरफ, एनोड की तरफ। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करके एनोड की तरफ पहुंचा, ठीक है, हमारी सर्किट कंप्लीट हो गई और एमीटर में हमको रीडिंग मिल जाएगी, या अगर यहाँ बल्ब लगाए हैं तो उसमें वो बल्ब जलने लगेगा, ठीक। तो इस प्रोसेस में जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये जो सेल है, सेल जो हमने पूरा बनाया है, ठीक है, द सेल ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नोन एज फोटो सेल, ठीक है। और जो करंट फ्लो हुई है यहाँ पे उसको हम लोग बोलते हैं फोटो करंट। आए समझ में? तो यहाँ पे था क्या कि पहले हम लोग सर्किट ओपन लिए थे, हमारे एनोड पे कुछ नहीं था, कैथोड पे मेटल सरफेस था, मेटल सरफेस पे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गिराई, फोटॉन्स गिरे और उन फोटॉन्स के इम्पोजिशन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ठीक है।
और उस इलेक्ट्रॉन के बाहर निकले से वो ट्रेवल किया एनोड की तरफ। एनोड की तरफ जैसे ही वो ट्रेवल किया, आपकी सर्किट कंप्लीट हो गई, बल्ब जलने लगा, एमीटर में रीडिंग आने लगी। ठीक है, तो जो करंट फ्लो है उसको हम लोग बोल रहे हैं फोटो करंट, और जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, और इस पूरे सेल को बोलते हैं हम लोग फोटो सेल। क्लियर। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला है आपका वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक लेटर फाई से, फाई। ठीक है, वर्क फंक्शन। अब जैसे मैंने बोला कि मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी मिनिमम एनर्जी को हम लोग वर्क फंक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, मिनिमम एग्जाम डेफिनेशन लिखा है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस ऑफ मेटल इज नोन एज वर्क फंक्शन। ठीक है, तो जितनी एनर्जी आपको चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए फ्रॉम मेटल सरफेस, उसको हम लोग बोल रहे हैं वर्क फंक्शन। तो आप ऑब्वियस सी बात अभी तक आप समझ ही गए होंगे। आपके दिमाग में क्वेश्चन कौन रहा होगा कि सर आयनाइजेशन एनर्जी भी यही होता है क्या? मैं हाँ, आयनाइजेशन एनर्जी और वर्क फंक्शन की वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर मेटल सेम होती है। ठीक, अब मान लीजिए कि जो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गिरा रहे हैं उसके एनर्जी, उसके फोटोन की एनर्जी ईपी है। ठीक, तो अगर ईपी की वैल्यू फाई से कम होगी, ठीक है, अगर ईपी की वैल्यू फाई से कम होगी ना, दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है और उनको दूर करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उससे अगर आप कम लगाएंगे तो वो दोनों ऑब्जेक्ट दूर होंगे क्या? नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर ईपी की वैल्यू ई5 से कम है तो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी ऑब्जर्व होगा जब एनर्जी ऑफ फोटोन ज़्यादा होगा किससे? फाई से, तो फोटो इलेक्ट्रॉन विल एमिट। ठीक, तो वर्क फंक्शन का सिग्निफिकेंस समझ में आया आपको? वर्क फंक्शन का सिग्निफिकेंस यही है कि ये डिसाइड करता है कि वर्क फंक्शन से हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमको कम से कम कितनी एनर्जी वाला फोटोन चाहिए ताकि हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व कर सकें। आया समझ में? ठीक, तो यहाँ पे देखिए नीचे लिखा भी है वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द मेटल। ठीक, नेक्स्ट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब हमको पता है कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन होता है वो बराबर होता है किसके? एच न्यू के। ठीक, तो अगर हमको एनर्जी ऑफ फोटोन की एक मिनिमम वैल्यू फिक्स है और वो कितनी है? 5। एनर्जी ऑफ फोटोन की वैल्यू 5 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक, और एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो न्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो न्यू की वैल्यू भी एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो एनर्जी ऑफ फोटोन इतना होगा कि वो वर्क फंक्शन से क्या हो पाए? ज़्यादा हो पाए। ठीक है, तो उसी फ्रिक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, उसको रिप्रेजेंट करते हैं न्यू नॉट से। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं न्यू नॉट। ठीक है, क्या ये मिनिमम फ्रिक्वेंसी, अभी जो मैंने बताया मिनिमम फ्रिक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। ठीक है, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी का मिनिमम फ्रिक्वेंसी जो रिक्वायर्ड है फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। ठीक है, और अगर आपने ऐसी रेडिएशन गिराई जिसकी फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से कम है तो वहाँ पे कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने वाला नहीं है। क्लियर। उसी तरह हम लोग एक और टर्म यूज़ करते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। सेम चीज़ है। अब हमको पता है कि फ्रिक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वेवलेंथ के। तो अगर फ्रिक्वेंसी मिनिमम है तो वेवलेंथ क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ठीक है, मतलब कि अगर किसी फ्रिक्वेंसी से कम फ्रिक्वेंसी पे अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा था तो उसी के रेस्पेक्टिव अगर आप वेवलेंथ लेंगे तो वो आपकी वो मैक्सिमम वेवलेंथ। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए E इक्वल टू आपके पास है SC/λ। ठीक है, और E की जो मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए वो मान लीजिए है आपका 22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो अगर आप लैम्डा बढ़ाते जाएंगे, अगर ये लैम्डा बढ़ाएंगे तो इस पूरे टर्म की एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी। ठीक है, तो लैम्डा बढ़ाने से आपकी एनर्जी नहीं बढ़ रही, लैम्डा घटाने से आपकी एनर्जी बढ़ रही, तो हमको लैम्डा कम से कम लेना है। फ्रीक्वेंसी के टर्म में उल्टा था, फ्रीक्वेंसी के टर्म में हमको उसको ज़्यादा से ज़्यादा लेना था।
लेकिन लैम्डा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, तो लैम्डा हमको कम से कम लेना है, क्योंकि लैम्डा बढ़ाने से फोटॉन की एनर्जी जो है वो कम होती है। ठीक है, तो एक मैक्सिमम लिमिट है किसके ऊपर, लैम्डा के ऊपर, जहाँ तक हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके ऊपर अगर जाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। ठीक है, तो ये वही वेवलेंथ है। तो मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा नॉट से। ठीक, और लैम्डा की जो वैल्यू अगर आपने लैम्डा नॉट से ज़्यादा ले ली तो वहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों टर्म हमने पढ़े, वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इनको हम लोग आपस में रिलेट कर सकते हैं। बोथ आर कैलकुलेटेड फ्रॉम वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, फाई इक्वल टू एच न्यू नॉट इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा। तो अगर आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछा गया है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछा गया है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इफ़ द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलकुलेट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो हमको पता है कि ई इक्वल टू कितना होता है, एस सी बाई लैम्डा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 12400 अपॉन लैम्डा, और इसमें लैम्डा किस में है, एंगस्ट्रॉम में, और ये पूरी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और क्वेश्चन भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रख देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखे तो क्या हो गया, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्या हो गया 12400। अब ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है तो लैम्डा नॉट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो गया, लैम्डा नॉट कितना आ जाएगा 12400 अपॉन 3.1। ठीक है, तो अगर आप 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 124 इंटू 10⁻³ अपॉन 31, तो 31 ये कितना हो गया 4, तो हो जाएगा 4 इंटू 10⁻³ एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये आ गया आपका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं आप। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है सी बाई लैम्डा नॉट, सी कितना है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लैम्डा कितना आया है 4 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम। ठीक, तो आप इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, एंगस्ट्रॉम नहीं ये मीटर है, एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट किए तभी तुम्हारा 10⁻⁻10 आया है। तो इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे, ऐसे मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, 10⁻⁻10 ये -7 हो गया, -7 ऊपर गया तो हो जाएगा 10⁻15, तो जाएगा 3/4, तो हो जाएगा आपका 0.75 इंटू 10⁻15 पर सेकेंड। ये आपकी आ गई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हम लोग अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू रखेंगे। तब तक आप इन टर्म्स को ध्यान रखिएगा, इनको याद करिएगा, इनकी सिग्निफिकेंस को समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कैसे निकालते हैं, एस सी बाई लैम्डा के फॉर्मूले को कैसे यूज करते हैं, इन क्वेश्चंस को आप दोबारा सॉल्व करिएगा। मैं आपको जो क्वेश्चन भेजूंगा वो भी आप सॉल्व करिएगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस आए। थैंक यू।